तो फाइनली गाइज अपनी वीडियो आ गई है। देन अपन लोग थोड़ी लेट हो गए थे आई नो, लेकिन फिर वीडियो के लिए थोड़ी अच्छी वीडियो आनी थी तो उसके लिए टाइम लगा। चलो तो ये जो वीडियो होने वाली है ना, मतलब आप सभी के ये जब पेपर देकर आओगे एंड जब ये क्वेश्चंस आपके रिलेट करेंगे, मुझे पता है ये जो क्वेश्चंस जो अपना फिजिक्स का पेपर उठाकर देखा एंड जब वीडियो इतनी लेट बनाई, आपने देखा होगा अभी रियल पेपर करके एक दिन में क्या पता 30 वीडियो डाल देते हैं एंड ना सॉल्यूशन देते हैं ना कुछ देते हैं। तो अभी अपन को इन सब चीज़ों से दूर रहना है, बिल्कुल से दूर रहना है, ठीक है। अब ये जो वीडियो है, अब ये आपके पता है कहाँ से, ये जो आपका पेपर हुआ था फिजिक्स का, उसको देखकर उसके अकॉर्डिंग आपका बनाया गया है कि कैसे आपके क्वेश्चंस आते हैं और किस लेवल तक क्वेश्चन आते हैं और आपके किस लेवल पे क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो आपका जैसे 70 नंबर का पेपर है तो ये मैं अप्रॉक्स बता सकता हूँ कि 55 से एबव ही इससे फंसने वाला है आपका, ठीक है। बस हर एक वीडियो देखना, चाहे वीडियो बड़ी हो या छोटी, ठीक है। चलो, किन्हीं दो आभासी फलों के नाम बताइए। तो ये हो गया सेब और स्ट्रॉबेरी। ये आपका पूछा जा सकता है, क्या पता 2 नंबर में और क्या पता एक शब्द में पूछ ले, ठीक है, या फिर एक वाक्य में पूछे कि वो सॉरी रिक्त, हाँ मतलब उसे MCQ को क्या बोलते हैं हिंदी में, सही विकल्प है ना, सही विकल्प। तो किन्हीं दो आभासी ये पूछ सकता है इनमें से कौन सा आभासी फल है, फिर आपको क्वेश्चंस दे देगा, मतलब 4 ऑप्शंस दे देगा, तो आपको एक में टिक करना होगा, ठीक है। जलीय परागण करने वाले हिंदी के 2 पौधों के नाम लिखिए। किन्हीं 2 पौधों के नाम लिखिए। तो एक हो जाएगा हाइड्रिला, एक हो जाएगा ईल घास, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना मसाल फल क्या होता है, वो सॉरी मासल फल क्या होता है। तो जिन फलों में फल भित्ति, मतलब जो फल वैसे होते हैं ना सरस, आप आम ही देख लो, जैसे जिन फलों में फल भित्ति सरस व गुद्देदार होती है वे मासल फल कहलाते हैं। जिनके अंदर रस भरा होता है वे फल अस्फोटक होते हैं, जिनके कारण इनके बीज गुदा सड़ने के बाद भी खराब नहीं होते। तो वे कौन से फल होते हैं? आम। आम याद रखोगे तो आपको ये पूरी डेफिनेशन याद आएगी, ठीक है। चलो, एक परिपक्व परागकण में समाहित कोशिकाओं के नाम लिखी। तो वो हो जाएगी जनन कोशिका एवं वर्धी कोशिका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प में दल पुंज का कार्य क्या होता है। जो पुष्प रहता है मतलब पुष्प आप फूल समझते होगे ना, उसमें जो दल पुंज रहता है उसका क्या कार्य रहता है। तो दल पुंज का रंग बिरंगा होना आकर्षण का केंद्र है, अर्थात यह कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। मतलब जो कीड़े होते हैं ना उनको ये अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कीट द्वारा परागित पौधों के नाम लिखिए। तो ये हो जाएगा मदार, ठीक है। उसके बाद अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा अगर देख रहा है तो उसके लिए यही है कि गाइज आप जो सेट हैं उनके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि हम अगर इंग्लिश मीडियम में बताएंगे तो यार काफ़ी टाइम लग जाएगा ट्रांसलेट करने में। एंड अगर आप लोग यही क्वेश्चन गूगल पर डालते हो तो आपको ये ट्रांसलेट करके मिल जाएगा ईजिली, ठीक है। अनिषेक फलन क्या है। तो जब बिना निषेचन के, मतलब जिनमें वो नहीं होता, क्या बोलते हैं, बिना निषेचन के अंडाशय में फल का निर्माण होता है, मतलब निषेचन नहीं होता, उन्हें क्या बोलते हैं? अनिषेक फलन। क्वेश्चन ही में तो कई के आंसर्स छुपे होते हैं, बस आपको समझना होता है एंड शांत मन से सोचना होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है द्विनिषेचन। अभी अनिषेक फलन था, मतलब ये तो फूलों से रिगार्डिंग आता है। अनिषेक फलन मतलब सॉरी द्विनिषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये आपको विथ समझा के बताएंगे, क्योंकि ये कुछ थोड़ी बहुत लेंदी क्वेश्चन है, तो इनको आपको एक बार हिंदी समझा देंगे, मतलब इनका मीन समझा देंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। द्विनिषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो पराग नालिका में उपस्थित दोनों नर केंद्रक नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं। मतलब पराग नलिका में उपस्थित होता है ना, ये जो फूल पुष्प में होता है जो पराग नलिका, उसमें उपस्थित दोनों नर केंद्रक नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं। और भ्रूण जो नर केंद्रक और नर युग्मक होते हैं वो दोनों नर केंद्रक नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं। और जब ये भ्रूण कोश में पहुंचने के बाद इनका एक सिरा युग्मक, जो इनका एक सिरा रहता है वो किसमें? युग्मक में हो जाता है, तथा दूसरा सिरा मादा युग्मक के अंदर प्रवेश कर जाता है, ठीक है। केंद्रक के साथ संलयित हो जाता है, मतलब प्रवेश कर जाता है, तथा दूसरा नर युग्मक 2 ध्रुवीय केंद्रों द्वारा बने द्वितीय केंद्रक की ओर पहुंचकर उसे निषेचित करता है। इस क्रिया को त्रिसंलयन भी कहते हैं, मतलब द्विनिषेचन भी कहते हैं और त्रिसंलयन भी कहते हैं और दोहरा निषेचन भी कहते हैं, जो कि यहाँ लिखा है। यहाँ पर एक ही भ्रूण कोश में 2 संलयन होते हैं और इस प्रक्रिया की द्विनिषेचन, मतलब इसमें 2 वो होते हैं जिस नर केंद्रक जैसे नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं, और जिसमें एक सिरा कहाँ चला जाता है? मादा युग्मक को अंदर प्रवेश करता है, तथा दूसरा सिरा कहाँ चला जाता है? 2 ध्रुवीय केंद्रों के साथ द्वितीयक केंद्रक में पहुंचकर उसे निषेचित करता है। मतलब एक कहाँ जाता है, ये चीज याद रखना, मादा युग्मक में, और एक द्वितीयक केंद्रक में जाता है,
ठीक है, ये चीज़ दो याद रखना है इसमें। नेक्स्ट आता है असंग जनन। अब इसमें क्या है, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही नए पौधों का निर्माण होता है। तो इसको आपको बस इतना ही याद रखना है कि जिनमें बिना अर्धसूत्री विभाजन के पौधों का निर्माण हो जाता है वो असंग जनन कहलाते हैं। तो अब परफेक्ट डेफिनेशन ये होगी कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही नए पौधे का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन की अनुपस्थिति में नए पौधे के निर्माण की इस प्रक्रिया को असंगजनन कहते हैं। असंगजनन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है कायिक जनन और दूसरा होता है अनिषेक बीजता। तो दोनों को अपन लोग देख लेते हैं। तो कायिक फलन क्या होती है, इस प्रकार मतलब इस प्रकार के प्रजनन में बीज नहीं बनता। मतलब कायिक फलन में क्या होता है, बीज नहीं बनता, किसी कलिका के नए पौधे का जन्म होता है। मतलब ये मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ क्या चीज़ होता है इसमें। आपने आलू गन्ना देखा है, इनकी जो रूट्स निकलती हैं ना, मतलब ये जो वो ऐसी हल्की हल्की आप लोग ऐसे, मैं इसमें बताऊं, जैसे ये मान लो ये गन्ना है, ठीक है, इनके अंदर से ये पतली पतली बालें टाइप की निकलती हैं, इन्हीं के अंदर से नया पेड़ पौधा मतलब नया पेड़ का निर्माण हो जाता है। तो इसी को कहते हैं कायिक जनन, ठीक है। और अनिषेक बीजता, इस प्रकार की प्रजनन बीज द्वारा होता है, लेकिन बीज के बनने में संयुग्मन एवं अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। जैसे मक्का हो गया, धतूरा हो गया, आदि हो गया। इजी था। एंड ये दोनों क्वेश्चन आप सभी को भी पता होगा कि कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप सभी ने कोचिंग या कहीं पे भी गए हो आप अगर, ठीक है। एंड अगर बायो थोड़ी बहुत भी पढ़ी हो तो आपको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अंड जनन क्या है, इसकी प्रक्रिया को समझाइए, या फिर नॉर्मल से टिप्पणी आ जाएगी अंड जनन। गाइस मतलब एक दिन तो हो ही गया, सोए नहीं है ये वीडियो के चक्कर में, तो बस इसलिए थोड़ा वीडियो में आलस आ रहा है। चलो, अंडजनन कोशिकाओं से अंडाणु के बनने की प्रक्रिया को अंडजनन या अंडाणु जनन कहते हैं। इस प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में प्रयोग वो होती है, खत्म होती, पूरी होती है। ये जो 3 पॉइंट्स होते हैं फिर से याद रख लेना। अंडजनन कोशिका से अंडाणु बनने की इस प्रक्रिया को अंडजनन कहते हैं। मतलब अंडजनन से अंडाणु बनने की प्रक्रिया को अंडजनन कहते हैं। इसमें नॉर्मल सी याद है, ठीक है। इसकी 3 होती है, एक होती है मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज, सॉरी गुणन अवस्था, वृद्धि अवस्था एंड परिपक्व अवस्था। मैं भूल जाता हूँ कि हिंदी मीडियम का ये चैनल है, वो सॉरी, मतलब अभी वीडियोज़ आ रही हैं तो फिर उसके रिगार्डिंग नहीं हो पाता, ठीक है, सॉरी। एंड मतलब हाँ, इंग्लिश भी सीख सकते हो, पता आप लोग इंग्लिश में लिख दिया करो ना, इंग्लिश मतलब हिंदी मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में, तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। गुणन अवस्था में क्या होता है, यह अवस्था जन्म से पहले ही अर्थात मतलब भ्रूण अवस्था में ही आ जाती है, मतलब भ्रूण अवस्था में ही पूर्ण हो जाती है। अंडाशय के निर्माण के समय ही प्राथमिक जनन कोशिकाएं अंडासन पुट्टिकाओं के रूप में एकत्रित हो जाती हैं। फिर हो जाती है वृद्धि अवस्था यानी कि ग्रोथ फेज। यह अवस्था बहुत लंबी चलती है, भ्रूण अवस्था में ही यह प्रारंभ हो जाती है, भ्रूण मतलब स्टार्ट हो जाती है। इस अवस्था में प्राथमिक कोशिकाएं आकार में कुछ बड़ी हो जाती हैं। फिर लास्ट आती है मैचुरेशन फेज, मतलब परिपक्व अवस्था। इस अवस्था में जब पुट्टिका परिपक्व मतलब कंप्लीट हो जाती हैं, तब उसमें उपस्थित प्राथमिक कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के बाद द्वितीयक अंडाणु का निर्माण होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मनुष्य में लिंग संलग्न वंशागति को उदाहरण सहित समझाइए। 100% आने वाला है ये क्वेश्चन, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ठीक है, 100% आएगा। तो इसका क्या है क्वेश्चन कि दैहिक लक्षणों में वे जीन जो लिंग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं और उसी लिंग गुणसूत्रों के साथ वंशागत होते हैं उसे लिंग संलग्न जीन कहते हैं, तथा इसकी वंशागति लिंग संलग्न वंशागति कहते हैं। आपको पता ही होगा मेल का क्या होता है और फीमेल का क्या होता है, तो फिर उसी के हिसाब से इनको पॉइंट्सों में डिवाइड करना है। जैसे एक्स संलग्न लक्षण, इसमें क्या होते हैं, ऐसे लक्षण जिनमें एक्स जीन गुणसूत्रों के मतलब ये फीमेल्स में होते हैं, एंड मेल में होता है वाई संलग्न लक्षण। अब इसमें क्या होता है, ये लक्षण जीन वाई गुणसूत्रों के असमजात खंडों पर स्थित होते हैं। अब इसको उदाहरण से समझोगे तो मतलब जैसे कर्ण पल्लव पर मोटे बाल। अब इसको अपन लोग तुम लोगों को समझ नहीं आया होगा, कर्ण पल्लव यानी कि कान पे जो बाल आ जाते हैं ना मोटे मोटे, उसको बोलते हैं। फिर आ जाता है एक्स वाई यानी कि दोनों का मिक्सचअप। ऐसे लक्षण जिनमें जीन एक्स तथा वाई गुणसूत्रों के समजात खंडों पर स्थित होते हैं, इनकी वंशागति स्त्री व पुरुष में सामान्य, ठीक है, अविस्मल लक्षण की भांति होती है, गुर्दे का रोग, ठीक है। चलो ये भी हो गया अपना। इसके बाद आता है मोस्ट ज़्यादा बहुत ज़्यादा वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यौन संचारित रोग, जिसे नेक्स्ट फॉर्म में भी पूछ सकता है एड्स। मतलब एड्स के लक्षण, सुझाव, ठीक है, कि कैसे फैलता है, क्या कुछ होता है, इसकी प्रोसेस क्या होती है। मतलब तो ये जो वायरस होता है ना, ये बहुत खतरनाक HIV वायरस के द्वारा फैलता है।
यह एक घातक यौन संचारित रोग है, HIV वायरस के द्वारा फैलता है। प्रारंभ में इसके लक्षण तो दिखाई नहीं देते नॉर्मली, लेकिन जब तक चलता है तब तक ये पूरे मतलब जब तक ये धीरे धीरे फैलता है तब तक ये पूरे शरीर को, जब अपन को पता चलता है ना, जब तक ये पूरे शरीर में फैल चुका होता है। यह किसी संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है, मतलब जैसे कोरोना फैलता है ना वैसा ही, मतलब जो संक्रमित व्यक्ति, जैसे कोई कोरोना के पेशेंट है वो किसी स्वस्थ व्यक्ति से मिलेगा तो उसे भी हो जाएगा, सेम इसमें भी वही होता है। मतलब थोड़ी प्रोसेस अलग होती है, लेकिन हाँ ठीक है। लक्षण ये मतलब नॉर्मली नहीं ऐसे फैलता, मतलब फैलता है। बाकी लक्षण निरंतर ज्वार, पेशियों में दर्द, रात को अचानक से पसीना आना, शरीर में भार के निरंतर कमी आदि, ठीक है, ये सब है इसके लक्षण। सुझाव क्या है, यह भी एक यौन संचारित रोग है, लेकिन एड्स के जितना घातक नहीं है, ठीक है। चलो, यह नाइजीरिया गोनोरी नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। यह रोग संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाने से फैलता है। लक्षण क्या होता है, मूत्रमार्ग में अत्यंत जलन होना, स्त्रियों में क्या हो जाता है, बद्दीदारी प्रभावित होना, ठीक है, और माहवारी प्रभावित होना और जनन अंग में सूजन आना, ठीक है, ये इसके लक्षण हो गए। इसके बाद आता है DNA पुनर्योज तकनीक का मानव हित में उपयोग लिखिए, जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह क्या होता है, जो इंसुलिन है ये एक प्रोटीन है जो 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बना होता है, जिसमें एक श्रृंखला A श्रृंखला होती है और दूसरी B श्रृंखला होती है, ठीक है। ये आपस में टाइफाइड बंधु द्वारा जुड़ी होती है, मतलब ये किसके द्वारा जुड़ी होती है, टाइफाइड बंधु द्वारा जुड़ी होती हैं, जिसमें से A श्रृंखला 21 अमीनो अम्ल तथा B श्रृंखला 30 अमीनो अम्ल से बनी होती है, ठीक है। वयस्कों में होने वाली मधुमेह का नियंत्रण इंसुलिन द्वारा ही होता है। अब मधुमेह समझते होगे ना, शुगर वगैरह ये है ना, और शुगर हो गया, और कौन कौन सी बीमारी हैं, मतलब काफ़ी हैं, ठीक है, डायबिटीज़ हो गई, ओके। चलो, प्राकृतिक रूप से इंसुलिन का स्त्राव मनुष्य के अग्नाशय से उपस्थित बीटा कोशिकाओं के द्वारा होता है तथा इसी के अल्प स्त्राव से मधुमेह रोग होता है, ठीक है। नॉर्मल सा आता है, याद हो जाएगा आपको। उसके बाद आता है माइकोराइजा क्या है, इसकी उपयोगिता लिखिए। अब ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं ये सभी कितने लेवल पे हैं, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर पे। अभी 2 मार्क्स की वीडियो इसलिए बनाई कि वो तो नॉर्मल से क्वेश्चन है, वो सभी को याद भी हो जाते हैं, ठीक है। और जो मार्क्स स्कोरिंग नंबर हैं वो सबसे पहले कंफर्म करना जरूरी है। और आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बेस्ट सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों के पास परीक्षा, बोर्ड परीक्षा, देन जो कुछ भी है यार पढ़ो, बिकॉज ऑब्जेक्टिव का दर्द बहुत बुरा होता है। क्योंकि आप लोग जो इसमें इतनी मेहनत करते हो, थोड़ी सी मेहनत मतलब अपना 10, 15, 20% ऑब्जेक्टिव पे दे दोगे ना, तो कम से कम वो अपने 28 नंबर एग्जैक्टली पूरे दे देगी। बस थोड़ा सा अपन को एक्स्ट्रा माइंड दौड़ाना पड़ता है एंड उसमें थोड़ा बहुत अपन को टाइम देना होता है, ठीक है। चलो, माइकोराइजा क्या है, इसकी उपयोगिता लिखिए। तो कवक अनेक पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करता है, इस संबंध को ही माइकोराइजा कहते हैं। जो कवक रहता है अनेक पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करता है, उसी को क्या कहते हैं, माइकोराइजा, ठीक है। इस संबंध में कवक मृदा से जल एवं पोषक तत्वों का अवशोषण करके पादपों को प्रदान करते हैं तथा पादपों से भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। चलो, अब इसके बाद आता है अनेक, यहाँ पर रोगजनक सूक्ष्म जीव भी मृदा में पाए जाते हैं तथा पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं, लेकिन ये जीवाणु पादपों को रोगाणुओं से बचाते हैं, ठीक है। ये हो गया पूरा अपना आंसर। अब ये जो 3 क्वेश्चन आने वाले हैं ये लास्ट के चैप्टर से आने वाले हैं, जिनकी आने की पॉसिबिलिटी इट्स अ बहुत नेक्स्ट लेवल पे है और ये आएंगे ही आएंगे। घरेलू उत्पाद तथा औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है। तो घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का बहुत बड़ा योगदान है। इनके द्वारा विभिन्न खाद्य पदार्थों का उत्पादन होता है, जैसे लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध से दही का निर्माण करते हैं, मतलब इसके अलावा इडली, डोसा, ब्रेड, पनीर आदि में भी इनका उत्पादन होता है। औद्योगिक क्षेत्र में भी सूक्ष्म जीवों का बहुत बड़ा योगदान है। ईस्ट का प्रयोग प्राचीन काल से ही वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम आदि उत्पादन के लिए किया जा रहा है। प्राचीन काल मतलब ये तुम लोग कहोगे यार सर ये नाम तो पहले का, अभी तो आए हैं ये फिल्मों में देखे हम लोगों ने, नहीं यार, मतलब अब नाम बदल देते हैं वो लोग, तो ऐसा इसका मतलब ये थोड़ी ना है, ठीक है। चलो, प्रमुख एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का उत्पादन भी पेनिसिलिन नोटेटम नामक सूक्ष्म जीव से होता है,
ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट आता है जैव विविधता में क्षति को क्या कारण है। अब ये क्वेश्चन पूछ लेता है तुम लोगों से डायरेक्ट 5 नंबर में, और तुम लोग सोचते हो कि 5 नंबर मतलब भैया 2 पेज है ना, 2 पेज 1.5 पेज, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता यार, जितने पॉइंट्स उतना है। अब अपन लोग थोड़ी ना आगे बढ़ा चढ़ा के लिख सकते, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना बड़ा रहता है, मतलब बच्चों का माइंडसेट रहता है कि भैया इसमें बहुत ज़्यादा लिखना होगा, मतलब पैराग्राफ टू पैराग्राफ लिखने पड़े, ऐसा कुछ नहीं है यार। नॉर्मल सब अगर 4 नंबर में आए, 5 नंबर में आए, सिर्फ 5 पॉइंट लिखना है, गिनती की 6-7 लाइनें भरनी वाली हैं। जैसे जैव विविधता में क्षति का क्या है, अंधाधुंध वनों की कटाई जैव विविधता की क्षति का प्रमुख कारण है। गैर कानूनी रूप से वन्य प्राणियों का शिकार किया जा रहा है। मनुष्य के क्रियाकलाप से वनों में लगने वाली आग, ठीक है, क्योंकि अब कभी कभार मनुष्य जैसे कोई भी क्रियाकलाप करते हैं, मान लो कोई टेंट वगैरह लगाया, आग सेंकी, मतलब जैसे रात हुई तो वो मान लो सुबह तक जंगलों में आग लग गई, या कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, उनकी क्रियाकलाप से। चलो, मनुष्य के क्रियाकलाप ये हो गया, अत्यधिक प्रदूषण हो गया। नेक्स्ट आ जाता है वन्य प्राणियों को पर्याप्त खाद्य सामग्री न प्राप्त होना, ठीक है। एंड इसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन, ये अभी इधर का, ठीक है, मेन क्वेश्चन है, जैव विविधता के संरक्षण में आवश्यक क्या है, इसके लिए सरकार को क्या महत्व उठाने चाहिए। एंड ये आएगा, मतलब जहां तक लगता है, क्योंकि ये आ चुका है भी एक साथ, अगर इनमें से कोई, इन 3 में से कोई एक तो आएगा ही आएगा। जंगली जानवर पारिस्थितिक तंत्र में जैविक घटक होते हैं, ये जंगल में विभिन्न जीवों की संख्या को सीमित रखने में सहायक होते हैं। यदि इन्हें नष्ट कर दिया जाएगा तो जंगल में अन्य जीवों का असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाएगी। अगर इन्हें नष्ट कर देंगे तो जंगल की जो संतुलन स्थिति है वो असंतुलन हो जाएगी, मतलब उनका पूरा सब कुछ बिगड़ जाएगा, साइकिल वगैरह, ठीक है। इनके संरक्षण के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, सेम पॉइंट्स लिखना है आपको। वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगानी चाहिए, वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाने चाहिए, और जंगली जीवों का शिकार पर रोक लगानी चाहिए। अब ये हो गए अपने बड़े क्वेश्चंस, ठीक है, यहाँ पर इतना पार्ट खत्म हुआ। चलो, इसके बाद आते हैं, आपको क्विक रिवीजन करना है, बोर्ड में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन, ये 13 जो क्वेश्चन है जल्दी जल्दी से देख लेना है। असंग जनन क्या है, इसका क्या महत्व है, आपको यहाँ पर लिखवाई भी थी, ठीक है, पेज नंबर 7 पर, ठीक है, यहाँ के अपने लिख लिया क्योंकि ये इजी डेफिनेशन थी, ठीक है। असंग जनन ऐसे पौधे जिनका बिना अर्धसूत्री विभाजन के, मतलब आपको क्या याद रखना है, जिनका बिना अर्धसूत्री विभाजन के नए पौधों का निर्माण होता है, इनमें अर्धसूत्री विभाजन की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें कहते हैं असंग जनन। असंग जनन कितने 2 प्रकार के होते हैं, कायिक फलन और अनिषेक फलन, ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना है। फिर उसके बाद आता है शुक्र जनन, इनकी संक्षिप्त व्याख्या लिखिए। तो वृषण में शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्र जनन कहते हैं। किसमें, वृषण में शुक्राणुओं, मतलब शुक्राणुओं का निर्माण होता है, किसमें, वृषण में, के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्र जनन कहते हैं। इनमें एंड्रोजनन हार्मोन्स भाग लेते हैं। शुक्र जनन नलिका की जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात शुक्राणुओं का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया नर में होती है और 11 से 13 वर्ष की आयु में शुरू हो जाती है, ठीक है। चलो, इसके बाद आता है 13th क्वेश्चन, मनुष्य में लिंग संलग्न वंशागति को उदाहरण सहित बताइए, जो कि अभी आपको बता ही चुके हैं, तो आपको ये चीज़ देख लेनी है। नेक्स्ट आता है अनुवांशिक कूट क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है यार, तुम लोग ये देख लेना, अब इसको समझाने बैठेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। एंड ये इतना है, एंड ये इसके 2 पॉइंट होते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, जिसमें इसमें साइंटिस्ट वगैरह का नाम लिखा है कि मार्कस नेरेनबर्ग, सवेरो ओकोवा, क्रिक, हरगोविंद खुराना। तो आपको मार्कस नेरोबर्ग याद रख लेना है, क्रिक और हरगोविंद खुराना, दैट्स इट। इसके बाद ज़्यादा नहीं करना है। फिर इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीकाकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये तो आएगा ही आएगा यार, ठीक है, आएगा 100% चांसेस, बहुत ज़्यादा लेवल पे चांसेस है कि ये आएगा। सर्वप्रथम सन 1978 में एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण की तकनीक को विकसित किया था। इसमें इन्होंने काउपॉक्सी वायरस को चेचक के विरुद्ध प्रतिरक्षक कर्मक के रूप में प्रयोग किया था, अतः इसलिए इन्हें प्रतिरक्षक विज्ञान का जनक कहते हैं। देखो, एक तो टीकाकरण हो गया और सेकंड हो गया टेस्ट ट्यूब बेबी। इनका आना तो यार कंफर्म है। अब लगी यहाँ तुम लोगों को टेस्ट ट्यूब बेबी बता देते हैं। तो टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है कि जो वो आपको क्या होता है, अंडों को वो मतलब एक मशीन होती है, उसमें क्या होता है कि स्त्री के शरीर से वो निकाला जाता है एंड उस मशीन में डाला जाता है। फिर उसका मतलब काम जो कुछ भी होता होगा काम, तो फिर वो होता है वहाँ पर, फिर उसको निकाल कर फिर से स्त्री के शरीर में डाल दिया जाता है। फिर वही सेम प्रोसेस रहती है, उसके बाद बेबी बन जाता है एंड फिर यही होता है टेस्ट ट्यूब बेबी। अभी शॉर्टकट में बता दिया, बाकी लॉन्ग में आपका अभी लिखना है, मतलब थोड़ा सा बचा है काम, उस पर अभी
मतलब अभी जो कर रहे हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, क्योंकि अभी तो अपने पास 3 दिन है। तो ये वीडियो आज आ रही है, फिर इसके बाद कल वाली वीडियो में आपको वो क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, टीका प्रतिजनों को तैयार घोल होता है जो इंजेक्शन द्वारा शरीर में प्रविष्ट करने पर विशिष्ट प्रतिरक्षियों का निर्माण को प्रेरित करके शरीर के प्रविष्ट कराने की विशिष्ट प्रतिरक्षियों का निर्माण कर प्रेरित करके शरीर में सक्रिय कृत्रिम प्रतिरोध क्षमता उत्पन्न करता है। बेसिकली तुम लोगों को समझ नहीं आया होगा, है ना। इसमें क्या होता है, जब टीकाकरण होता है तो अपन लोग इंजेक्शन लगाते हैं। तुम लोगों को नॉर्मल सी भाषा याद रखनी है कि जब अपन लोग इंजेक्शन लगाते हैं तो उस इंजेक्शन का जब अपना शरीर में प्रभाव होता है तो वो जो अपन लोग पदार्थ, द्रव्य, कुछ भी कह सकते हैं, डालते हैं शरीर में पहुंचता है तो वो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है, ठीक है। मेनली इसमें यही बताया, कृत्रिम प्रतिरोध क्षमता उत्पन्न हो जाती है, मतलब किससे, बीमारियों से लड़ने की क्षमता अपन के अंदर आ जाती है। इसलिए ये टीकाकरण का होता है। आपने देखा होगा बचपन में आपको लगाया जाता है, ठीक है। अभी नहीं लगा होगा या तो भूल भी गए होगे तुम लोग, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपन लोग यहाँ पर टिप्पणी, तो ये तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टिप्पणी है। अनिषेक फलन, ऐसे फल जिनका बिना निर्माण के निषेचन हो जाता है, अनिषेक फलन कहते हैं। बहुभ्रूणता, जब किसी एक बीजांड या एक बीज से अनेक अधिक भ्रूण उत्पन्न होते हैं तो इसे बहुभ्रूणता कहते हैं। एक तो क्वेश्चन ही में आंसर रहता है यार, पता, अगर तुम लोगों को कुछ ना है तो क्वेश्चन में आंसर रहा करेगा। और तुम लोगों को ये नई चीज़ पता होनी चाहिए, CBSE, UP बोर्ड एंड अदर बोर्ड में होता है कि अगर आपने क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ लिखा है, मतलब हल्का फुल्का भी लिखा है ना, तो आपको, मतलब अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 2, 2.5, 3 तक मिल सकते हैं, ठीक है। ये अपडेट में आपको बताया था, आई थिंक एक न्यूज़ आई थी, उसमें मिल सकते हैं कि अगर आपने क्वेश्चन के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ लिखा तो आपको उसके रिलेटेड लिखना होगा। क्योंकि देखो यार, CBSE का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है और अपने MP बोर्ड का तुम लोगों को पता ही है कि किस लेवल पर MP बोर्ड है। आई थिंक 4th, 5th, 6th नंबर पर आता है रिजल्ट के मामले में, जहां MP बोर्ड के यार मतलब परसेंटेज लेवल बहुत हाई रहता है यार, मतलब हर दूसरे बच्चे की 80+, 70+ तो बनी जाती है। एंड वहाँ पर परसेंटेज पता कैसी बनती है, CBSE लेवल पे भी बच्चे 100% ला रहे हैं, है ना। एंड अपने यहाँ तो बहुत में एकाध, मतलब बहुत कम ही ला पाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ सुधारने के लिए ऐसी चीज़ें अपडेट्स लाते रहते हैं। तो तुम लोगों को कुछ ना आया करे तो उसके रिगार्डिंग कुछ कभी तो पढ़ा होगा लाइफ में, कभी तो देखा होगा। अगर वो कुछ भी ना याद आए तो लिख दिया करो, क्वेश्चन ही को बार बार यहाँ वहाँ करके लिखा करो, अप्रॉक्स 1-2 नंबर मिल जाया करेंगे, 100% चांसेस हैं, ठीक है। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, एंड पसंद आए तो लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो, अभी इतना रटो और अपना क्वेश्चन बैंक एंड जो कुछ भी मटेरियल है उसे पढ़ो, ठीक है। चलो, ओके।